Hey everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10 science. चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। एनसीईआरटी में गिवन है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं चालू करने जा रही हूँ। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब, यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। बेटा लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई, इंपॉर्टेंट है, आता है। ह्यूमन आई में क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। ये कैमरे की तरह होता है। इट इज अ लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज फॉर्म एन इमेज और लाइट। ओके, लेंस सिस्टम। अब रेटिना किसे कहते हैं? एक लेंस सिस्टम होता है जो फॉर्म क्या करेगा, इमेज करेगा। जब लाइट स्क्रीन पे आएगी तब उसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। लाइट एंटर टू द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। अब लाइट एंटर किसके थ्रू होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इट्स फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट सरफेस में बनती है। आई बॉल अप्रोक्स स्फेरिकल इन शेप। अब देखिए, जो आई बॉल होता है स्फेरिकल शेप होता है, जिसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेस एंटर द आई एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया से काफी सारी लाइट एंटर्स होती है। द क्रिस्टलाइन लेंस मर्ली प्रोवाइड द इनर एडजस्टमेंट। ओके, इनर एडजस्टमेंट करती है। आफ्टर दैट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। एज वी ऑल नो दैट वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। के पीछे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं। इरिस कैसा होता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कंट्रोल क्या करता है? हमारी जो पुपिल होती है उसकी साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस का काम होता है। ओके बेटा, पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर द आई बॉल। यानी कि जितनी भी लाइट एंटर हो रही है ये कौन रेगुलेट करते हैं? पुपिल। ओके, आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। रेटिना इज अ डेलिकेट। रेटिना कैसा है? एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग अ नंबर्स ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके, अब देखिए, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, और वो क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होता है ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के पास से वो ऑप्टिक नर्व्स के पास जाता है। समझ में आया? और इस तरीके से बेटा यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। अंडरस्टूड? मोर सिग्निफिकेंट है। इतने पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। एक दो पॉइंट अगर मिस भी हो जाएगी फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। टॉपिक है, इसका डायग्राम भी आपको गिवन है एनसीईआरटी में, उसको भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और ये जितनी थियरी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सब लिखेंगे, डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव होल आउट ऑफ 4 मार्क्स। ओके, अब पावर ऑफ द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ लेंस होती है ना, उसके शेप को चेंज करना। ओके, मतलब लेंस के शेप को चेंज करना, इसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। ओके, अब आई लेंस इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब जो आई लेंस होता है ये किससे कंपोज होता है? फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर से कंपोज होता है। इट इज अ कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल। अब ये कर्वेचर होता है, ये मॉडिफाइड किसके थ्रू होता है? सिलेरी मसल्स के थ्रू होता है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट इज फोकल लेंथ। ओके, अब देखिए, जो चेंज होता है कर्वेचर का, वो आई लेंस फोकल लेंथ की भी चेंज होती है। अब जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, और जो लेंस होती है वो थिन हो जाती है, और फोकल लेंथ कैसी हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको इजीली ऑब्जेक्ट दिखता है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके बेटा, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आइज, अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आइज के कर रहे हैं, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और दिस इंक्रीजेस कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये क्या इंक्रीज करेगा बेटा? हमारा लेंस इंक्रीज कर देगा। ये क्या इंक्रीज करेगा? कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज करेगा। आई लेंस बिकम थिकर, जिससे क्या हो जाएगी? आई लेंस थिक हो जाएगी। फोकल ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, और क्या हो जाएगा? फोकल जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसकी वजह से क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई देगा। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? यही टॉपिक में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं रीड कर रही हूँ। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। मैंने बता दिया था, यानी कि जो आई लेंस होती है उसको एडजस्ट करना, मतलब कि जो हमारे आई का शेप होता है उसको एडजस्ट करना, उसको बरकरार रखना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, इसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी डिक्रीज मिनिमम लिमिट। एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद जो हमारी फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस होती है वो डिक्रीज नहीं होती है। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज, यू मे सी। अब सी, अगर मैं इसको ऐसा रीड करूँ आई कैन एबल टू रीड। अगर मैं इसको ऐसे रीड कर पाऊंगी तो मुझे सब ब्लर दिखाई देगा। समझ में आया? टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट एटलीस्ट, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रीड करी तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट रिस्ट्रेंट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। अंडरस्टूड? लीस्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं? नियर पॉइंट्स ऑफ द आई। फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब सेम टू सेम जो फर्दर होता है, यानी जो दूर का होता है, द फारटेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट। और इसी ये कैसा होता है? इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, यू मे नॉट हियर नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एज देयर आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर and infinity. Sometimes the crystalline lens of a focal at old एज बिकम मिल्की और क्लाउडी हो जाती है। जो क्रिस्टलाइन जो हमारी लेंस होती है, जो ओल्ड पीपल उनकी कैसी मिल्की और क्लाउडी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्टैरेक्ट।
ओके। दिस कैजुअल पार्शियल और कंप्लीट लूज ऑफ द विजन, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा या ज़्यादा आंखों से दिखाई नहीं देना, ओके, इसको ये विजन कहते हैं, और ये सर्जरी के थ्रू ही सही होता है। तो ये टॉपिक यहाँ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। इसके बाद जो कराने जा रही हूँ वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, प्लीज़ स्क्रीन पर नजर रखे रहिए, ओके। अब जो मायोपिया है, मायोपिया यानी नियर साइडनेस। अब इंसान को चश्मा होता है, अब किसी को दूर का चश्मा होता है, किसी को करीब का चश्मा होता है। जो अब देखिए मायोपिया यानी कि जिसको करीब का सब दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, इसको क्या कहते हैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं, कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, मायोपिया। अब मायोपिया को नियर साइडनेस भी कहते हैं। पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट बी सी डिस्टिंक्टली, यानी अगर पास की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें नहीं देख सकता है। गॉट इट बेटा। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी, सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ few meter in a myopic eyes the image of the distant object is formed in front of the retina, किसके तरफ बनती है, form of retina, front of the retina, okay। this defect may due to arise, सबसे पहले क्या होता है, excessive curvature of the eye lens, यानी जो हमारा कर्वेचर होता है आई लेंस का वो बढ़ जाता है। दूसरा होता है हमारी आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है आई बॉल, ओके। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस, इसमें कौन सी यूज करनी पड़ती है हमको, आई लेंस कॉन्केव, ओके बेटा। A concave lens of a suitable power will bring the image back on the screen और defect is corrected, हमको आसानी से दिखाई देता है। अब दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको क्या कहते हैं, फार साइटनेस कहते हैं। अब पर्सन विद इसको फार साइटनेस कहते हैं, यानी कि इंसान को है ना दूर की चीजें दिखाई देती है, करीब की चीजें नहीं दिखाई देती है, ओके। इसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, इसको फार साइटनेस भी कहते हैं। और अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट बी सी डिस्टिंक्टली, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 centimeter. A person has to keep reading material much beyond 25 centimeter from the eye of the comfortable reading. This is because of the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज, या तो आई जो होती है हमारी फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो बड़ी हो जाती है, जो आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, और ये डिफेक्ट किसके थ्रू होता है, कन्वेक्स के थ्रू होता है। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर फॉर द फॉर्मिंग एन इमेज ऑन द रेटिना। समझ में। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो हमारी इसमें होती है आई ग्लासेस में हमारी कन्वर्जिंग लेंसेज लगेगी जो प्रोवाइड क्या करेगी, एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। अब प्रीसायोपिया, इसमें क्या होता है, देखिए जो 50 साल जिसकी हो जाती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आपने देखा होगा उनके चश्मे में है ना, उनका ऐसा चश्मा होता होगा और उसमें दोनों लेंस होती होगी, यहाँ पे भी होती होगी, यहाँ पे भी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रीसायोपिया, यानी कि इनको दोनों, इनको करीब का भी नहीं दिखाई देता है, दूर का भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए इनको ये चश्मा लगता है, ओके बेटा। The power of the accommodation of eye usually decrease with the aging. For most people, the near point gradually recede away. It is difficult to see nearly object is comfortably distinct without receive corrective eye glasses. This defect is called the presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary. इसमें क्या वीक हो जाता है बेटा, हमारी सिलरी मसल्स वीक हो जाती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लाइन्स की वो भी सही से नहीं हो पाती, वो भी वीक होने लग जाती है। Sometimes a person may suffer from both kinds of the myopia and the hypermetropia. Such people require, उनको कौन सी लेंसेज लगती है, इस लेंस को क्या कहते हैं, बायफोकल लेंस। क्या कहते हैं बेटा, बायफोकल लेंस कहते हैं। बायफोकल लेंस जिसमें कनकेव कन्वेक्स दोनों होते हैं। पर पोर्शन कंस्टिट्यूट ऑफ द कनकेव लेंस इज फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द नियर विजन। अंडरस्टूड। दिस डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट विद द कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। अंडरस्टूड बेटा। अब देखिए इसके बाद में जो कराने जा रहे हो वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। व्हाट इज, देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, एक होती है बेटा रिफ्लेक्शन, ओके, यानी लाइट आती है यहाँ चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके। इंसिडेंट लाइट आ रही है, और एक होती है रिफ्लेक्शन, लाइट आती है नीचे चली जाती है, ओके। पहले तो यहाँ होगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, लेकिन कुछ उसमें से नीचे चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब प्रिज्म पे किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है वो अभी हम देखेंगे, ओके बेटा जी। You have learned that the how light gets reflected through a rectangular glass slab for a parallel reflecting surface as in a glass slab. The emergent ray is parallel to the incident ray. अब देखिए जो emergent ray होती है वो किसके parallel होती है, incident ray के। However, it is slightly displaced laterally. How would light get reflected through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. ये surface क्या कर रही है, एक दूसरे से incline कर रही है। Understood? The angle between it is two lateral faces called the angle of the prism. अब देखिए इसमें जो एंगल बिटवीन कर रहा है, टू लेटरल फेसेस, कितनी लेटरल फेसेस हो रही है बेटा, 2। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट अस नाउ डू ऑन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म। अब इसमें देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, पीई जो है वो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। आई क्या है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस है। ईएफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। एफ एस क्या है बेटा, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट क्या है, एंगल ऑफ द इमर्जेंस। ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसको क्या कहते हैं, एंगल डी, एंगल ऑफ द डेविएशन, ओके। अब देखिए
PE जो है वो इंसिडेंट रे है, EF क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, FS क्या है, इमर्जेंट रे है। यू मे नोट दैट द रे ऑफ द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द एयर टू अ ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस AB में एंटर होती है। द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शन हैज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। अब देखिए जो सेकंड सरफेस होती है AC, उसमें लाइट रेज हैज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में जाती है। इट हैज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अंडरस्टूड बेटा? कंपेयर द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। पेक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द इमर्जेंट रे bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of the deviation. Angle of the deviation आपको D दिखाई दे रहा है डायग्राम में? In this case, angle D is a deviation. Mark the angle of the deviation is above activity and measure it. Understood? Dispersion of the white light by a glass prism. डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डिस्पर्सन का मतलब क्या हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए एक इसमें से एक हमने प्रिज्म बनाया है। ओके, अब इसमें से बेटा लाइट आ रही है, वो लाइट 7 हिस्सों में जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर। ओके, अब ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एक बार आप स्क्रीन पे नजर रखिए। द प्रिज्म हैज द प्रोबेबिलिटी स्प्लिट इनटू द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ द कलर। देखिए अब इसमें से व्हाइट लाइट आ रही है और ये बैंड ऑफ द कलर में जा रही है, यानी ये 7 कलर बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। Note that the color that appear at the two ends of the color band. Okay, the various color seen is a violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The acronym Vivier will help you to remember the sequence of the color. The band of the color component of the light beam is called the spectrum. अब देखिए इसमें जो कलर स्पेक्ट्रम आ रही है इसको क्या कहते हैं, जो कलर कंपोनेंट्स आ रही है इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। You might not be able to see all the colors separately, yet something make each color distance from other. The splitting of the white light into the component color. देखिए अब white the splitting of the light, जो split होती है लाइट वो एक component color में जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। different colors of light bend through a different angle with respect to the incident ray as they passes through a prism. The red light bend at least वायलेट, देखिए जो रेड होती है वो लीस्ट होती है और जो वायलेट होती है वो मोस्ट होता है। द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग अ डिफरेंट पार्ट बिकम डिस्टिंक्ट। इट इज द बैंड ऑफ द डिस्टिंक्ट कलर वी सी इन द स्पेक्ट्रम। अब इसाक न्यूटन क्या बता रहे हैं, इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट यूज्ड टू ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। He would not get any more color. He then replaced a second identical prism is inverted position with first. Allow all the color of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of a white light emerging from the other side of the second prism. This observation is give the sun. अब देखिए इसाक न्यूटन ने भी करा था ना, तो उन्होंने क्या करा था, एक ऐसा प्रिज्म रखा, फिर इसमें से लाइट ऐसे पास की, लेकिन वो नहीं गया, तो उन्होंने फिर दूसरा यहाँ पे इन्वर्टेड कर दिया, फिर इसके थ्रू बेटा पास करा, तो फिर से उसमें क्या मिल गया, उसको विबग्योर मिल गया। अंडरस्टूड? ये किसने बताया, इसाक न्यूटन ने करा ये एक्सपेरिमेंट। अब ये जो कराने जा रही बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। एनी लाइट दैट गिव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट सनलाइट इज कॉल्ड द व्हाइट लाइट। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट caused by the dispersion of a sunlight by a tiny water droplet. और रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एक रेनबो है वो बारिश जब होती है तो स्काई पे एक रेनबो फॉर्म हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट बाय अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। ये किसके थ्रू होता है, क्योंकि देखिए जो भी डिस्पर्सन होता है सनलाइट का बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों के थ्रू होता है, जो प्रेजेंट कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर पे। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म डायरेक्शन अपोजिट टू द, किसके फॉर्म बनती है, ये है ना हमेशा बनेगी, तो बेटा अपोजिट टू दैट सन के अपोजिट में बनती है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अब देखिए जो वाटर की बूंदे होती है, बारिश की बूंदे होती है, स्मॉल प्रिज्म का काम करती है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। अब ये क्या करेगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट करेगी और डिस्पर्सन क्या करेगी, सनलाइट को करेगी। देन रिफ्लेक्ट इट इज इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट इज कम आउट टू द रेनड्रॉप। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through water or through water fountain with the sun behind you. अब इसके बाद जो मैं कराने जा रही हूँ बहुत सिग्निफिकेंट है, इसमें प्लीज अपनी निगाहें अच्छे से रखना बेटा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक में है ना, दो टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैं फर्स्ट भी अच्छे से रीड कर रही हूँ, ये भी एक बार अच्छे से देख लेना, कभी आ गया ऐसे आने के चांसेस तो नहीं है। ओके, You might have observed that the apparent random waving or flickering of an object seen through a turbulent stream of hot air rising above the fire or radiator. The air just above the fire becomes hotter than air further up. देखिए जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है। Okay, the hotter air is lighter than cooler air about it. देखिए जो गर्म हवा होती है वो काफ़ी light होती है as compared to cooler. Has reflective index slightly less than that cooler air. Since the physical condition of the reflecting medium are not stationary, the apparent position of an object are seen through a hot air fluctuates. This waving effect of the atmospheric reflection of light via earth. एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार।
ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार लाइट। अब द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फेयर, जो स्टार लाइट होती है वो एंटरिंग कहाँ करेगी बेटा, एटमोस्फेयर पे जाएगी, अंडर गोज रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। अब वो अर्थ से पहले वो रिफ्लेक्शन करती है। द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स इन द मीडियम ऑफ द ग्रेजुअली चेंज क्या करेगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करेगी। सिंस द एटमोस्फेयर बैंड स्ट्रेट लाइट स्टार लाइट टुवर्ड द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन of the star is slightly different from its actual position. The star appear slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. जब हम horizon के करीब दिखेगा. Further, this apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly. Physical condition of the Earth atmosphere are not stationary. As in the case of the previous paragraph, stars are very distant, approximate point size source of the light. As the path of the rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of the light entering the eye flickers. The star sometimes appear brighter and after some time its fainter twinkle. देखिए क्या होता है बेटा, कभी कभी हमने खुद देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है जो हमारे सामने हो रहा है, लेकिन सामने नहीं होता है। ये क्या होता है बेटा, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन होता है और हमको ऐसा लगता है ये जस्ट हमारे सामने हो रहा है। ओके बेटा, Why don't planet twinkle? The planet are much closer to the Earth, और जिसकी वजह से सोर्स काफी एक्सटेंड हो जाता है। If we consider a planet as the correction of a large number of the point size source of a light, the total variation of the amount of the light entering our eye from the individual point size sources will average out to 0, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार हो जाता है। अब देखिए एडवांस सनराइज एंड सनसेट डिले क्यों होता है। द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सन। ये देखिए क्यों होता है, कभी कभी ना सूरज भले ही ढल जाएगा लेकिन वो फिर भी दिखता है, कभी कभी सूरज नहीं भी उगता है फिर भी दिखता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द एटमोस्फियर। ओके, क्योंकि एटमोस्फियर पर रिफ्लेक्शन उसका रह जाता है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मेंट द एक्चुअल क्रॉसिंग द हॉरिजन बाय द सन, actual and the apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about the 2 minutes. The apparent flattering sun dish at the sunrise and sunset is due to the same phenomenon. The scattering of the light. Scattering of the light का मतलब भी क्या होता है, किस तरीके से लाइट स्कैटर होती है। टिंडर इफेक्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट है। टिंडर इफेक्ट में कराने जा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन पर भी नजर रखो बेटा। द अर्थ, ये पेपर में जरूर आता है। द अर्थ एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द माइनर पार्टिकल। एज वी ऑल नो दैट ये हेट्रोजीनियस ही होगा क्योंकि होमोजीनियस तो पॉसिबल नहीं है। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द डस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर। व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बिकम विजिबल। अब देखिए जो बीम ऑफ द लाइट होती है वो स्ट्राइक करेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, तो जिसकी वजह से जो पाथ होता है वो हमको इजीली दिखाई देता है। द लाइट रीच अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल, द फिनोमिनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कॉराइडिकल पार्टिकल। अब आपने देखा होगा, मैं एक घर बता रही हूँ, एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा। एक घर है, ये घर की छत में थोड़ा सा होल है जिसकी वजह से लाइट है ना क्लियर ही अंदर आ रही, भले ही सब डोर खिड़कियां हमने बंद की है लेकिन ये लाइट बराबर अंदर आ रही है। ये क्यों हो रहा है, टिंडल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज आल्सो सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ द लाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट मेक अ पार्टिकल्स विजिबल। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट passes through a canopy of a dense forest. Tiny water droplet is the mist scattered light. The color of the scattering light depend, अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऊपर। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। अब सबसे पहले क्या करता है बेटा, ब्लू लाइट करेगा, while larger particles are other side scattered light of the longer wavelength. If the size of the scattering particles is the larger enough, then the scattered light may even appear white. Understood बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, इसके सारे टॉप पॉइंट्स अच्छे से देख लेना। ओके बेटा, अब इसके बाद जो टॉपिक है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। दिस आर द मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ द, देखिए जो स्कैटरिंग लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ब्लू होती है, जबकि जो लॉन्गर होती है वो रेड होती है। रेड की कितनी वैल्यू होती है, 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू। व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोस्फेयर, देखिए जब भी सनलाइट में से, देखिए जब भी एटमोस्फेयर में से सनलाइट पास होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्स हो जाते हैं, और जो ब्लू लाइट होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रांगली होती है एज कंपेयर टू रेड से। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर अवर आई इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। स्काई, जिसकी वजह से क्या दिखाई देता है बेटा, हमको काफी डार्क दिखाई देता है। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जिसकी वजह से बेटा हमको कैसा दिखता है, क्योंकि बेटा जो ब्लू वेवलेंथ होती है वो काफी, इसीलिए बेटा हमको देखिए जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ब्लू होती है, और जो रेड लाइट हैज द वेवलेंथ अबाउट 1.8 ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। वेवलेंथ व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो फायर इन पार्टिकल्स होते हैं वो हमको ब्लू कलर में दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमको आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव सीन एनी स्कैटरिंग, द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। अगर देखिए जो हमारी अर्थ है उसमें अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहाँ पे कुछ भी स्कैटर नहीं होगा, कुछ भी लाइट स्कैटर नहीं होगी, जिसकी वजह से वो हमको एकदम काला दिखाई देगा, एकदम डार्क दिखाई देगा। द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट दैट हाई, स्कैटरिंग नहीं दिखाई देता है।
द रेड इज अ लेस स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन एज द सेम कलर। अंडरस्टूड बेटा? देखिए क्या होता है, जब भी एटमॉस्फेयर, अगर बेटा अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा और अगर जितने भी फ्लाइंग हैं वो ऊपर जा रहे होंगे, उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर हमारे पास नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगी, इसलिए वो हमको काला दिखाई देता है। और हमको स्काई क्यूब ब्लू दिखाई देता है ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ओके, रेड और जो रेड होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ब्लू, इसीलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, जैसे कि द आई बॉल, जैसे द ह्यूमन आई, मायोपिया, प्री मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो वाले 3 उसके टॉपिक। और ये हमारा टिंडर इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। टिंडर इफेक्ट के बाद अभी जो हमारा स्काई हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है, और सनसेट सनराइज एट 2 मिनट समथिंग, ये वाला टॉपिक, ये 5-6 टॉपिक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये चैप्टर में अगर आप ये कर जाएंगे डेफिनेटली आप पूरे आउट ऑफ आपके स्कोर इजीली आ जाएंगे। बस घबराना नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना। फिर भी कुछ डाउट हो गया, हमने पीडीएफ में टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिया है, हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे पीडीएफ बना के अपडेट कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप हमें डीएम करिए, डेफिनेटली अवर टीम विल हेल्प यू। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारी क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं, आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गो एंड परचेज, डाउनलोड MSK Education Center on the Play Store and purchase our crash course at very reasonable prices by ताहिरा मैम एंड नासिया मैम, क्योंकि अब आपका रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है, इसीलिए घबराएं मत। थैंक यू सो मच।